हेलो फ्रेंड्स, अगला भाग आपके सामने है मिडिवल हिस्ट्री का भाग 7। और इसमें आज हम देखेंगे बाजार नियंत्रण, जो कि खिलजी के समय की विशेषता थी। बाजार नियंत्रण उसने क्यों किया था, गंगा के दोआब के क्षेत्र में जो मालगुजारी वसूल की जाती थी, जो किसानों से टैक्स वसूल किया जाता था, वो कैसे किया जाता था, बाजारों पर कैसे नियंत्रण किया गया था। ये तो टॉपिक वही आ गया, इसको हटा देते हैं। कपड़ों के व्यापारी कहाँ के होते थे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और अंत में देखेंगे इक़्तादार क्या थे और किस तरीके से इनको कंट्रोल किया गया था, किस तरीके से इतनी बड़ी सेना खिलजी अपने यहाँ रख पाया था। बेसिकली हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि एक एक करके खिलजी और तुगलक को डिस्कस कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि उस समय की यानी सल्तनत काल की, ये सारे लोग कौन थे, जो तुगलक था या खिलजी था, ये सब कहाँ किस समय के सुल्तान थे। ये सारे सुल्तान थे सल्तनत काल के। तो इन सल्तनत काल के सुल्तानों की जो व्यवस्था हुआ करती थी, जो शासन व्यवस्था हुआ करती थी, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें कभी खिलजी की बात करेंगे, उसमें हम कभी तुगलक की बात करेंगे। खिलजी और तुगलक की बेसिक चीज़ें मुझे पहले ही डिस्कस कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने सल्तनत काल की व्यवस्था से ही शुरू किया है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप समझते चले जाओगे, मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा। ठीक है, इतिहास का जो दूसरा, हिस्ट्री का जो दूसरा प्लेलिस्ट मैं बनाऊंगा, उसमें इस चीज़ का ध्यान रखूँगा कि शुरू से शुरू करो। इसमें मैंने सिर्फ इसलिए रखा था कि आपको चीज़ें समझ में आ सकें। देखता हूँ कि आपको समझ में आती हैं या नहीं, या फिर आप उसको कनेक्ट करने में ईजिली कनेक्ट कर पाते हो या नहीं, आपको अच्छा महसूस होता है या नहीं, समझते समय इस चीज़ को समझने में आसानी होती है या नहीं। तो मुझे रिस्पांस मिला कुछ लोगों से कि हाँ, समझने में आसानी होती है। तो मैंने फिर इसी तरीके से इसको जारी रखा, और इसके बाद ही मैं दूसरे टॉपिक्स पे शुरू से आ जाऊँगा। मिडिवल हिस्ट्री में शुरू से पढ़ाऊँगा फिर। ठीक है, तो ये जो कपड़ों के व्यापारी थे, इनके बारे में बात करेंगे। बाकी सैनिक व्यवस्था क्या थी, खूत मुकद्दम क्या थे, इक़्तिदार क्या थे, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं बाजार नियंत्रण। बाजार नियंत्रण का मतलब होता है बाजार में जो सामान बिकते हैं, जितनी भी चीज़ें बिकती हैं, चाहे वो फल हो, अनाज हो या रोज़मर्रा का सामान हो, ये सारी चीज़ों के दाम पर नियंत्रण करना, इसको कहते हैं बाजार का नियंत्रण। यानी दाम पे नियंत्रण को ही बाजार का नियंत्रण कहते हैं, ताकि दाम ज़्यादा ना बढ़ पाएँ और ज़्यादा नीचे भी ना गिर पाएँ, जिससे कि बेचने वाले को भी और जो उपभोक्ता है, जो खाने वाला है, खरीदने वाला है, उसको भी नुकसान ना हो। ठीक है, और ऐसा क्यों किया, इसका मुख्य कारण क्या था बाजार नियंत्रण। सबसे पहला सुल्तान जिसने बाजार की कीमतें खुद तय करना शुरू की थी, वो अलाउद्दीन खिलजी था। ये याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी वो पहला सुल्तान था जिसने बाजार नियंत्रण शुरू किया। बाजार में जितने भी सामान बिकते थे, उनकी कीमतों को स्थिर रखने की जो शुरुआत की थी, वो अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। ठीक है, अब बाजार नियंत्रण करने के लिए बाजार का उसने एक अधिकारी नियुक्त किया था। उस अधिकारी को क्या कहते थे, उस अधिकारी को कहते थे सेना। ये याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बाजार नियंत्रण करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, सेना कहा जाता था। अब देखते हैं इससे लाभ क्या हुए बाजार नियंत्रण से। सबसे पहली चीज़ तो ये कि अलाउद्दीन खिलजी के पास एक बहुत बड़ी सेना थी। जैसा कि आपने मूवी में भी देखा होगा, एक जगह ऐसा सीन था कि वो इतिहास के वो सारे पन्ने जला रहा था। डायलॉग मारता है कि मैं इतिहास के उन सारे पन्नों को जला देना चाहता हूँ जिसमें खिलजी का नाम नहीं है, अलाउद्दीन का नाम नहीं है। तो बड़ा महत्वाकांक्षी था, इसकी वजह से उसने बहुत बड़ी सेना रखी थी। अब इतनी बड़ी सेना का अपने राज्य में रख रखाव करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको खाने पीने और चीज़ों को खरीदने में मुश्किल पेश ना आए। इसके लिए उसने बाजार नियंत्रण किया। यही उसके बाजार नियंत्रण का मुख्य कारण था। ठीक है, उसके बाजार नियंत्रण करने का, बाजार में बिकने वाले सामान के दामों को नियंत्रित करने का मुख्य कारण यही था कि उसकी एक बहुत बड़ी सेना थी, और उस बहुत बड़ी सेना के रखरखाव के लिए उसको ये करना पड़ा। इससे नुकसान क्या हुआ, नुकसान ये हुआ कि जो बहुत ज़्यादा जो सामान थे, लगभग हर सामान, मतलब एक दो सामान ही छोड़ा होगा उसने, बाकी सारे सामानों के दाम उसने नियंत्रित किए थे, जिसकी वजह से बहुत कन्फ्यूज़न होता था। अगर हर चीज़ पे आप इतना माइक्रो मैनेजमेंट करोगे, माइक्रो मैनेजमेंट शुरू कर दोगे, हर चीज़ को देखोगे, तो फिर क्या रहेगा, हमेशा डर का माहौल रहेगा कि यार इसकी कीमतें कब क्या थी, आज मैं सही कीमत पे बेच रहा हूँ कि नहीं, क्या हुआ, कैसे हुआ। और इस पर बड़ा कड़ा दंड था, अगर कोई गलत दाम पे बेच दे तो उसको बड़ा कड़ा दंड देता था वो। कहा जाता था कि खिलजी जो है मांस का उतना टुकड़ा शरीर से निकाल लेता था जितना कम उसने जो है दुकानदार ने सामान दिया होता था, जितने कम का उतना मांस का टुकड़ा, उतने किलो, उतने औंस का, उतने पौंड का मांस का टुकड़ा निकाल लेता था। तो बड़ा ही क्रूर व्यवहार था उस समय का उसका ये। और इसी वजह से बाजार नियंत्रण से यही हानि थी कि कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी रहती थी, और कई बार इसमें भयानक दंड दिए जाते थे, जिससे एक असंतोष की व्यवस्था, असंतोष का माहौल बनता था। ठीक है, तो बाजार नियंत्रण से लाभ हानि, बाजार के अधिकारी का नाम ये याद रखिएगा रिटन एग्जाम में, और ये सेना, ये जो नाम है बाजार के अधिकारी का, ये प्री एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं, गंगा के दोआब के बारे में बात करते हैं। ऐसे तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, अपने अलग अलग इलाके जिन पे वो राज कर रहा था, उनको अलग अलग छोटे छोटे इक्ताओं में बांट रखा था। इक्ता का मतलब है एक छोटा सा ज़मीन का एरिया, या एक छोटा सा शहर, या कोई भी कह लो, एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ खेती करते हैं, फसल उगाते हैं या व्यापार करते हैं, वहाँ से टैक्स वसूलना।
ठीक है, वहाँ से टैक्स वसूलना क्या कहलाता था, इक्तेदारी, और उस इलाके को क्या कहते थे, इक्ता, और उस इलाके की जिम्मेदारी जिसको दी जाती थी कि वहाँ से टैक्स वसूलेगा उसको क्या कहते थे, इक्तेदार। ठीक है, इक्ता, इक्तेदारी और इक्ता, हाँ इक्तेदार, इक्तेदारी, इक्तेदार और इक्ता, ये 3 चीज़ें आप याद रखिएगा। तो इक्तेदारी में क्या किया जाता था, एक इलाका दिया जाता था इक्तेदार को, वो वहाँ से टैक्स वसूल करके सुल्तान को देता था, सुल्तान के खजाने में भरता था। तो ऐसे तो उसने हर जगह पे अपना नियंत्रण रखा था इक्तेदारों की मदद से। लेकिन जो गंगा का दोआब था, गंगा का दोआब का जो एरिया है, दोआब का मतलब आप जियोग्राफी में पढ़ लीजिएगा, वो नहीं पढ़ाने जा रहा मैं, दोआब कहते किसको हैं, ठीक है। गंगा के दोआब का जो एरिया है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है, मेरठ से लेकर के इलाहाबाद तक। गंगा का दोआब का एरिया कहाँ से कहाँ तक है, मेरठ से लेकर के इलाहाबाद तक। तो मेरठ से लेकर के इलाहाबाद तक का जो एरिया है, इसको उसने किसी इक्ता के रूप में नहीं दिया, किसी को भी इक्तेदारी वहाँ की नहीं दी है। याद रखिएगा कि किस इलाके की इक्तेदारी अलाउद्दीन खिलजी ने किसी इक्तेदार को नहीं दी थी। वो एरिया कौन सा था, गंगा का दोआब, जो मेरठ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, इलाहाबाद तक जाता है। तो आप एक बार देख लीजिएगा मेरठ कहाँ है, इलाहाबाद कहाँ है, मैप में देख लीजिएगा, और क्या रास्ते हैं, और कितना ज़मीन, कितना एरिया वहाँ आता है, कौन कौन सा उपजाऊ क्षेत्र वहाँ पे पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा। तो इस इलाके की इक्तेदारी अलाउद्दीन खिलजी ने किसी को नहीं दी थी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण इलाका था, सबसे ज़्यादा उपजाऊ इलाका था। तो यहाँ पे कोई बेईमानी किसी तरह की 420 ही ना कर पाए, उसको किसी पे यकीन नहीं था। उसने इसीलिए ये इलाका किसी को इक्तेदारी के नहीं दिया, इसको अपने डायरेक्ट नियंत्रण में रखा, और उसके जो डायरेक्ट नियंत्रण में सरदार होते थे उन्हीं को भेजता था वहाँ से इक्तेदारी वसूल करने के लिए। ठीक है, तो गंगा के दोआब पर जो नियंत्रण था, मालगुजारी का नियंत्रण किसने किया था, सीधे सुल्तान ने किया था। किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। और इस इलाके की फसल बहुत अच्छी होती, तो यहाँ को, इस इलाके को उसने जो है ज़्यादा से ज़्यादा चूसा। यहाँ जितने भी किसान थे, उसने क्या किया कि उन सारे किसानों से ये कहा कि आपकी जितनी फसल होगी, उन सारी जितनी कीमत की फसल होगी, उस कीमत की आधी कीमत यानी 50% कीमत आप मुझे दोगे। यानी 50% मालगुजारी लगती थी, जो कि बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से गंगा के दोआब के क्षेत्र में किसानों की हालत बहुत ख़राब थी। ये पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन के खिलजी के समय में गंगा के दोआब में किसानों की हालत का वर्णन कीजिए और कारण बताइए कि उनकी हालत ऐसी क्यों थी। ठीक है, तो गंगा के दोआब में किसानों की हालत ख़राब थी, क्यों थी, क्योंकि जो है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मालगुजारी वसूल की जाती थी। कपड़ों के व्यापारी, अलाउद्दीन खिलजी के समय में कपड़ों के अधिकतर व्यापारी कहाँ से आते थे, मुल्तान से आते थे, मुल्तानी होते थे। ये छोटा सा है, इसको आप याद रखिएगा। सैनिक व्यवस्था, नगद वेतन, सैनिक व्यवस्था के बारे में बता रखा है मैंने। उसकी सबसे बड़ी सेना थी अब तक के सुल्तानों में। नगद वेतन देने की शुरुआत अपनी सेना को किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। ठीक है, अब उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ और याद रखिए, दो अस्प, ये एक शब्द है, दो अस्प। ये पूछा जाता है कि होता क्या था, दो अस्प। दो अस्प क्या होता है, एक ऐसा सरदार होता था, सैनिकों का एक तरीके से सेनापति समझ लो, जो एक टुकड़ी को देखता था, सेना की एक टुकड़ी को देखता था। तो उसको एक दो अस्प सरदार भी उसमें एक होते थे, अलग अलग होते थे, अस्प भी होते थे, दो अस्प भी होते थे। दो अस्प ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। अस्प के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, उसके अलावा बाकी जो सरदार होते थे उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। दो अस्प के बारे में पूछा जाता है। तो दो अस्प क्या होता था, एक ऐसा सरदार जिसके पास 2 घोड़े हों। ठीक है, अस्प क्या होता था, 1 घोड़े रखने वाला, और 2 अस्प क्या होते थे, 2 घोड़े रखने वाला। और जो 2 घोड़े रखने वाला होता था वो ऐसा सरदार होता था जो थोड़ा सा अमीर होता था। उसके पास अपना 1 घोड़ा होता था, और 1 घोड़ा उसको कहाँ से मिलता था, राजा की तरफ से मिलता था, सुल्तान की तरफ से मिलता था। तो 2 अस्प कौन था, 2 घोड़े रखने वाला घुड़सवार 2 अस्प सरदार कहलाता था। ठीक है, उसके बाद आते हैं खूत एवं मुकद्दम। ये क्या होते थे, अपने गांव में अक्सर सुना होगा कि एक पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, चौधरी होते हैं, या वहाँ के सरपंच होते हैं। तो ये जो होते हैं गांव के जो मुखिया होते हैं, इन्हीं को उस समय खूत और मुकद्दम कहा जाता था। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, अपने किसानों से, जो उस इलाके में जो किसान होते थे, जिस इलाके में ये लोग होते थे, जिस गाँव के ये मुखिया होते थे, वहाँ से किसानों से क्या करते थे, टैक्स वसूल करते थे, मालगुजारी वसूल करते थे, और किसको देते थे, सुल्तान को देते थे। सुल्तान के जो सरदार होते थे उनको देते थे। ठीक है, और गंगा के दोआब में सीधे सुल्तान को देते थे। तो खूत और मुकद्दम, ये लोग क्या करते थे कि कई बार बेईमानी कर लिया करते थे, किसानों पे किसानों से लेना ज़्यादा, उनको कम देना, सुल्तान को कम देना। इस तरह की बेईमानी बिचौलियों के होने से होती है। तो बिचौलियों के रूप में उसने खूत और मुकद्दम के साथ क्या व्यवहार किया, उसने खूत और मुकद्दम दोनों को ही हटा दिया बीच में से। उसने कहा कि तुम नहीं रहोगे, तुम्हारे अधिकार सीमित किए जाते हैं। उनके अधिकार सीमित कर दिए, और उनका जो टैक्स वसूलते थे वो मालगुजारी, उस पर बहुत छोटा सा हक उनको दिया गया, जिसकी वजह से उनकी हालत ख़राब हो गई। बर्नी एक उस समय के इतिहासकार थे, बर्नी ने खूत और मुकद्दम के बारे में एक स्टेटमेंट दिया है जो पूछा जाता है। बर्नी ने ये कहा था कि खूत और मुकद्दम, उनकी हालत अलाउद्दीन खिलजी के समय में ऐसी हो गई थी कि कुछ खूत और मुकद्दम ऐसे हो गए थे जिनकी बीवियों को, जिनकी औरतों को
मुसलमानों के घर जाकर काम करना पड़ता था और तब उनकी रोजी रोटी पूरी हो पाती थी। तो ये बर्नी का स्टेटमेंट था, ये भी आप याद रखिएगा कि बर्नी ने खूत मुकद्दम को लेकर के निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट दिया था। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है खूत मुकद्दम के बारे में। अगला देखते हैं आखिरी इक्तदार। इक्ते के बारे में हम पढ़ा चुके हैं, इक्तेदारों के साथ व्यवहार कैसा था इसके बारे में हम देखते हैं। इक्तेदारों के साथ व्यवहार ऐसा करता था, अलाउद्दीन खिलजी जैसा कि मैंने बताया किसी पे विश्वास नहीं करता था, उसको ये लगता था कि कहीं कोई विद्रोह न कर दे, तो इक्तेदार भी कहीं इतने मजबूत ना हो जाएं कि विद्रोह कर दें, तो इस वजह से इक्तेदारों पर कड़ी नज़र रखता था। ठीक है, अलग अलग अधिकारी बना रखे थे सब पे नज़र रखने के लिए, तो इक्तेदारों पर बहुत ज़्यादा कड़ी नज़र रखता था और ज़रा सी भी उनका ऑडिट होता था, उनकी हर चीज़ चेक की जाती थी कि हाँ भाई तुमने जितना जमा किया है कहाँ गया, कहाँ से लाए, कहाँ तुमने रखा, तुमने सारा दिया कि नहीं, अगर इतना कम आया तो क्यों कम आया। तो ऐसा करके वो बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखता था इक्तेदारों पर, और ज़रा सी गलती हो जाए तो बहुत बड़ी कड़ी सज़ा मिलती थी, कई बार मृत्युदंड तक मिलता था। ठीक है, अंग भंग तो कर ही देता था वो। तो इस तरह की चीज़ें इक्तेदारों के साथ अक्सर वो किया करता था अलाउद्दीन खिलजी। तो इक्तेदारों पर उसने बहुत ही कड़ा नियंत्रण रखा। कुल मिलाकर के आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई पूछे कि खूत मुकद्दम या फिर कपड़ों के व्यापारी या जो इक्तेदार होते थे या जो किसान होते थे उनके ऊपर अलाउद्दीन खिलजी की नीतियाँ क्या थी, तो पहली चीज़ तो याद रखिए कि वो सबके लिए बहुत कठोर था। ठीक है, कंट्रोल रखने के लिए कठोरता के साथ उनके ऊपर नियंत्रण रखता था। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा तो आपको उत्तर देने में हमेशा आसानी होगी। ये याद रखिए कि उसने व्यवस्था अच्छी बनाई थी लेकिन कठोरता रखने के लिए, कठोरता रखने के साथ की थी, जिससे हर किसी को परेशानी होती थी जब वो कड़ाई के साथ उसका पालन किया जाता था। तो खूत और मुकद्दम के साथ भी यही हुआ था, बर्नी का स्टेटमेंट आपने देखा ही, इक्तेदारों के साथ भी यही होता था कि उसने इक्तेदारों के साथ बहुत कड़ाई की थी। अब इक्तेदारों के साथ जो कड़ाई की थी इसका इतना नुकसान होता था कि कोई अपनी बेटी की जब शादी करता था तो रिश्ता जब खोजता था तो वो इक्तेदार सुनता था तो भगा देता था, कहते हैं इक्तेदार से शादी नहीं करेंगे, पता नहीं आज हो कल कहीं मरवा न दिए जाओ, क्योंकि बहुत कड़ाई के साथ उनके साथ पेश आता था वो इक्तेदार। और इक्तेदार फटाफट बदल देता था, जरा सी गड़बड़ होने पर सजा दी, दूसरा इक्तेदार आ गया। तो ये बहुत होता था, इस वजह से लोग अपनी बेटियां तक देने से इक्तेदारों को डरते थे अलाउद्दीन खिलजी के सामने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे या फिर अगला वीडियो जब भी आएगा तो हम फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बाय बाय।